आज जो है ना हमारा मेन जो टास्क होगा कि वो हम आरबीसीज कवर करेंगे। ठीक है, सो हम आरबीसीज में जो है क्या क्या करेंगे। मेनली हम जनरल आरबीसीज के बारे में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी कर लें, ब्लड ग्रुपिंग भी कर लें। विल ट्राई के ब्लड ग्रुपिंग और जो है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कवर कर लें, मगर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम आरबीसीज के साथ एनीमिया डिटेल में कवर कर लें। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनीमिया कवर कर लें। तो जो चीज़ें रह जाएंगी तो उसके जो मेडिसिन वाले एस्पेक्ट होंगे, अगर वो उसमें से कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो वो फिर आप लोग मेडिसिन वाली क्लास में जो है वो कवर कर लोगे। ठीक है, कोई आपके इनिशियल क्वेश्चंस हैं जिस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो मुझे पहले बता दो, ताकि फिर मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँ। यहाँ ऐसे जिस तरह से हम पूरा डिटेल में लेके चलते हैं उसी तरह से उसको करें। अगेन माई रेफरेंस बुक इज हियर इज फर्स्ट एड, क्योंकि जो है बीआरएस के अंदर जो है हेमेटोलॉजी गिवन नहीं है। ठीक है, सो हम फर्स्ट एड से कर रहे हैं। ओके, डिटेल में करें। ओके ओके, मेरे ख्याल में कल हमने जितना कंटेंट कवर किया था डिटेल में किया था। हम स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी डिटेल में करने से, लेकिन विल ट्राई कि हम जो है मेजॉरिटी आपकी जो है क्वेरीज को मैं मतलब फिजियोलॉजी के हवाले से जो क्वेरीज हैं उसको सॉल्व कर लूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं आरबीसीज की। ठीक है, अगर हम काउंट वाइज बात करें तो सबसे अगर हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जब अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो वी ऑल नो कि भाई हमारा ब्लड जो है इज मेड अप ऑफ अ टू पोर्शन, एक जो है फॉर्म्ड एलिमेंट है और दूसरा प्लाज्मा है। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा के अंदर जो है वाटर है मेनली। ठीक है, इस प्लाज्मा इज कंप्राइज ऑफ मेनली वाटर, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स है। तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द प्लाज्मा इज ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो कल वन ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट हमने जो है बहुत डिटेल में जो है बहुत डिटेल में हमने किए थे, दैट इज प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट की जो काउंट होती है, काउंट हमने कल नहीं की थी। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी काउंट होती है 1,50,000 ठीक है टू 300,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा, पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर माइक्रोमीटर। ठीक है, ये जो है पर माइक्रोलीटर, ये सारे एक ही यूनिट है। ठीक है, तो जो है इसको इस तरह से हम लिखते हैं। अगर हम आरबीसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है काउंट जो है वो आरबीसीज की होती है, और वो मिलियंस में होती है। तो अगर हम बात करें और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि मेल और फीमेल के अंदर आरबीसी की काउंट जो है वो वेरी करती है। फीमेल्स में कम होती है और मेल्स में ज्यादा होती है। और उसका पहला रीजन क्या होता है कि भाई मेल ज्यादा मस्कुलिन है। ठीक है, तो मेल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आरबीसी की काउंट ज्यादा है, क्योंकि आरबीसी का काम ऑक्सीजन देना है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर मस्कुलर मास कम है। ठीक है, अच्छा, मेल के अंदर मस्कुलर मास क्यों ज्यादा है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर। फीमेल के अंदर जो है मस्कुलर मास कम है, इसलिए आरबीसी इसकी रिक्वायरमेंट करे। दूसरा क्या है, उनके अकाउंट क्यों कम है? दूसरा ये कि रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसकी वजह से भी उनका काम कम हो गया। ठीक है, सो रेंज आप लोग देख लीजिएगा, सही है मेल और फीमेल की। लेकिन हम अगर एक जनरल में बात करें तो 3.5 मिलियन से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अच्छा, अब आरबीसीज की अगर हम बात करें तो शेप अगर आप देखो तो ये इस तरह के शेप के हैं। ठीक है, और ये आपको कैसे दिख रहे हैं? बाय कॉनकेव डिस्क शेप। बाय कॉनकेव का क्या मतलब है कि साइडों से फूले हुए हैं। तो बिल्कुल अगर अगर हम इसको देखें तो इसको देख के क्या दिमाग में आता है? कौन सा खाने वाली चीज दिमाग में आती है? एग में। एग डोनट। आता है इसको देख के? अच्छा, मुझे डोनट डोनट। आता है इसका, है ना, डोनट आता है ना। लेकिन डोनट के बीच में होल होता है। अगर वो होल बगैर होल वाला डोनट नीचे से जो डिप करता है, ठीक है, जो फिल्ड होता है, तो ये डोनट शेप के हैं। डोनट के साइड से मोटा है और बीच में उसके डिप्रेशन है। फायदा क्या है उसका? ये स्ट्रक्चर इसका फिक्स नहीं है। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो प्लायबल है। वी नो व्हाट इज प्लायबिलिटी। प्लायबल का मतलब है इलास्टिक है। तो जब स्मॉल कैपिलरी से ये गुजरती है तो ये अपना शेप चेंज कर लेती है। ठीक है, और जिसकी वजह से स्मॉल कैपिलरी से ये इजीली जो है स्क्वीज आउट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब और क्या इसकी जो इसमें जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है कि भाई ये ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन इसके पास खुद जो है
कोई भी जो है ऑर्गेनील जो मेच्योर आरबीसी है, ठीक है, उसके पास कोई भी अपना मेच्योर जो है ना ऑर्गेनील नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनील नहीं होता, यानी ये न्यूक्लियस भी छोड़ देता है अपना और सारे ऑर्गेनील्स भी पीछे छोड़ देता है, ठीक है, ताकि ये सारा का सारा जो है फिल्ड हो सके विद द हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी ऑक्सीजन होने के बावजूद भी, ठीक है, उस ऑक्सीजन को ये खुद से यूटिलाइज नहीं कर पाता, बिकॉज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस चाहिए ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, तो ये जितनी भी ऑक्सीजन ये कैरी करता है ये इसको यूज नहीं करता, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास सिर्फ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं जो कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करेंगे। सो 90% ऑफ ग्लूकोज जो ये ईट अप करेगा वो ग्लाइकोलिसिस के लिए यूज होगा, और 10% जो है वो एचएमपी शंट के लिए यूज होगा। एचएमपी शंट क्या करता है, आयरन को फेरस फॉर्म में मेंटेन करता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो शंट की तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आरबीसी में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, आयरन अगर फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो एचएमपी शंट इसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम देखें तो इसका जो सरफेस एरिया है इसके वॉल्यूम के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है, ताकि रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है, सरफेस एरिया इसका बड़ा है एज कम्पेयर टू उसका जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सिर्फ ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको हम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोड्स भी कहते हैं, और इनको हम जो है क्लोराइड शंट भी कहते हैं, ठीक है, एंटीपोड भी कहते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट शंट भी कहते हैं। और ये किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं हम इस बारे में भी बात करेंगे, क्यों ये शंट रिक्वायर्ड है टू कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसकी भी बारे में बात करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एरिथ्रो इसका आरबीसी इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रो क्यों कहते हैं, रेड कलर के होते हैं। इरिथ्रोसाइटोसिस का क्या मतलब है, आरबीसी का बढ़ जाना। दूसरा नाम क्या है, पॉलीसाइथीमिया, ब्लड के अंदर, ईमिया इज ब्लड, ठीक है, पॉली मीन ज्यादा हो जाना, सेल्स का ज्यादा होना जाना। सबसे ज्यादा सेल्स कौन से होते हैं, आरबीसी ही होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अगर ब्लड के सेल्स बढ़ गए तो दैट वी कॉल द पॉलीसाइथीमिया। टेल विल इंक्रीज द हेमाटोक्रिट, विल टॉक अबाउट द पॉलीसाइथीमिया वेरा एज वेल एज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अच्छा, अब आरबीसी के अगर शेप्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, शेप में पी आता है, ठीक है, वेरिंग शेप को कहते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। अगर साइजेस छोटे बड़े हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एन आइसोसाइटोसिस, ठीक है। इमेच्योर जो आरबीसी जो जिस फॉर्म में वो बोन मैरो से निकलता है, दैट आरबीसी वी कॉल द रेटिकुलोसाइट, क्योंकि उसके अंदर अभी रैमनेंट होता है, किसका, राइबोसोमल रैमनेंट होता है, जो कि जब वो स्प्लीन से गुजरता है तो वो उसको क्लीन अप कर देते हैं, ठीक है। और इसको इस रेटिक काउंट को करने के लिए जो है ना, हम इसको देखने के लिए कि भाई कितना रेटिक काउंट है, ठीक है, तो हम इसको जो है जिम्सा स्टेन करके देखते हैं, ठीक है। और जिम्सा स्टेन में ये ब्लूइश कलर जो है वो देगा, तो हमें पता चलेगा कि रेटिक काउंट, नॉर्मल रेटिक काउंट कितना होता है, <2% होता है। अगर more than 2% है तो ये शो कर रहा होगा कि कोई हिमोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी की जो है फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है बोन मैरो से। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब आरबीसी क्या है, इस इट इज फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की हम टाइप्स कर लेते हैं, चलो एक सेकंड में, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं विद द जिस तरह से इसमें सीक्वेंस है ना, मैं उसी तरह से फिर इसको लेके चलती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी चीजें मिस ना हो जो कि आरबीसी से रिलेटेड है। अच्छा, अब नॉर्मली जो अडल्ट जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन कौन सी होती है, नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन ए होती है। वी ऑल नो दैट, ठीक है, कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ए है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ए
और कौन कौन सी हीमोग्लोबिन हो सकती है, वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन हो सकती है, लेकिन फीटस के अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन होती है, एफ हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है। अब नॉर्मल और हीमोग्लोबिन कौन कौन सी बन सकती हैं, उसमें जो कॉमन है वो हीमोग्लोबिन एस है और हीमोग्लोबिन सी है, इसका आपको पता होना चाहिए। एफ के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एफ जो है जब हम मदर के वोम में थे तो दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो हमें रिक्वायर्ड थी फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, पहले हम एस और सी की बात कर लेते हैं। एस और सी क्या है? एस और सी जो है बीटा चेन पे म्यूटेशन है, और ये मिस सेंस म्यूटेशन है। मिस सेंस म्यूटेशन का किसी को पता है? मिस सेंस म्यूटेशन का किसी को पता है? म्यूटेशंस का आइडिया है? देखो, म्यूटेशंस कोई होती क्या है? वेलिन वेलिन और देखो, उसकी। नहीं, मैं म्यूटेशंस की बात करी हूँ। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? मैडम यस, पॉइंट म्यूटेशन, चेंज होना, चेंजिंग आने चीज में। चेंजिंग होना। ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट म्यूटेशंस जो होती है ना, पॉइंट म्यूटेशंस, जो अभी किसी ने कहा कि एक पॉइंट पे म्यूटेशन है, ठीक है, यानी कि एक बेस का चेन जो है वो दूसरी बेस के चेन से रिप्लेस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो अमाइनो एसिड चेंज हो गया जो कि लगना था। ठीक है, समझ में आई बात? जो ट्रांसलेशन होनी थी वो अमाइनो एसिड चेंज हो गया। अब ये म्यूटेशन जो होती है, जो पॉइंट म्यूटेशन, ये तीन तरह की होती है। एक को कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है। साइलेंट म्यूटेशन का ये मतलब होता है कि पीछे बेस चेंज तो हुआ, लेकिन आपको पता है ना कि ट्रिपलेट ऑफ बेसिस अमाइनो एसिड बनाते हैं, तो एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन ट्रिपलेट ऑफ बेसिस होते हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई ऐसी म्यूटेशन हुई जिसमें वो सेम अमाइनो एसिड ही रिप्लेस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है। एक होती है नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है कि जो है बीच में स्टॉप कोडॉन आ गया, एक पूरी चेन थी, लेकिन बीच में म्यूटेशन इस तरह से हुई कि वहां पे क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया। स्टॉप कोडॉन का क्या मतलब है कि वहां पे चेन बनना बंद हो गई। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी होती है? मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस का क्या मतलब होता है? एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा कोई अमाइनो एसिड लग गया। समझ आती है बात? नॉनसेंस, साइलेंट और मिस सेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कौन सी म्यूटेशन हो रही है? हीमोग्लोबिन एस और जब सी बन रही है बीटा चेन में, जो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, वो यहाँ तो जो है ना साइलेंट में सेम होगा। साइलेंट में जो है ना अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता, तो वो साइलेंट रह जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो है, अगर हम सी की बात करें तो सी में जो है वो वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। नहीं, मैं उल्टा बोल रही हूँ। और जो है या फिर वो लाइसिन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। मिस सेंस म्यूटेशन है। एक अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड था, उसकी जो है वो रिप्लेसमेंट हो गई। ठीक है। आइदर विद द जो है वेलिन या लाइसिन। ठीक है, ये मिस सेंस है। अब इस मिस सेंस से नुकसान क्या हुआ? ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज था, ये अमाइनो एसिड न्यूट्रल है, ये अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है। तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे क्या हुआ? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में फर्क पड़ गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चरल बिहेवियर में फर्क पड़ गया। गेट द पॉइंट? ठीक है। इसीलिए हीमोग्लोबिन एस जो है जब लो टेम्परेचर पे जाती है तो उसका शेप चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अमाइनो एसिड जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो गई, और वो अमाइनो एसिड जो है वो उसका चार्जिंग डिफरेंट था, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब डिजीज हम किसको कहेंगे? अगर दोनों, अगर जो है ये साइलेंस में चेंज नहीं होता, साइलेंस में अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है। बेस पेयर चेंज हुआ है पीछे, लेकिन वो सेम अमाइनो एसिड के लिए अगर जो है कोडेड है तो उसको कोई मसला नहीं होता। डिजीज कब कहेंगे? जब दोनों हीमोग्लोबिन पे एस हो। ट्रेट कब कहेंगे? ठीक है, मतलब सिकल सेल डिजीज की हम बात करें। मैं फिर से बताऊंगी, अभी सिकल सेल एनीमिया बताऊंगी तो आपको टेम्परेचर वाली बात फिर से मुकद्दस बताऊंगी। ठीक है, जब हम एनीमियाज डिटेल में करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो है हीमोग्लोबिन सी ट्रेट का क्या मतलब है कि एक पे ए हो और एक पे सी हो। ठीक है। अगर जो है हीमोग्लोबिन सी डिजीज का क्या मतलब है, दोनों पे सी हो। ठीक है। तो इट डिपेंड करता है कि डिजीज है कि ट्रेट है। अगर दोनों सेम है तो डिजीज है, अगर एक सेम है और एक नॉर्मल है तो ये ट्रेट है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? फीटस के अंदर नॉर्मली फीटल हीमोग्लोबिन होती है।
अच्छा, यहीं पे मैं कोम्स टेस्ट करवा दूं इसी के साथ ही, या जब हम WBC करें तब कोम्स टेस्ट करवा दूं? मैं बताती हूँ बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एनीमिया जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये सारा बताऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ना। जस्ट थोड़ा सा होल्ड ऑन करो। कोम्स यहीं पे करवा दूं? अब कोम्स टेस्ट होता क्या है? हम कहते हैं कि डायरेक्ट कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आया या इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। तो कोम्स टेस्ट होता क्या है? सो बेसिकली कोम्स टेस्ट जो है, ये टेस्ट होता है कि जिस जिस ब्लड को हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है, जो रेसिपिएंट ब्लड जा रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं या नहीं। बात समझ में आती है? हम क्या देख रहे हैं कि वो ब्लड जो कि हम किसी को देने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो है उस ब्लड को जो है जो है अपनी बॉडी में एक्सेप्ट भी करेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्शन की क्या सूरत होती है कि अगर उसके पास उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उस ब्लड के अगेंस्ट अटैक कर देंगे। सो बेसिकली हम कोम्स टेस्ट से क्या डिटेक्ट कर रहे होते हैं? हम जो है, जो रेसिपिएंट होता है उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो देख रहे होते हैं कि रेसिपिएंट ब्लड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया? सो बेसिकली क्या है कि ये कहाँ यूज हो रहा है? प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और कहाँ यूज हो रहा है? ये ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियास के लिए यूज हो रहा है। अब ये ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियास क्या होते हैं, इसको इस ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछना, हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है यूज होता है, हम जिसको कहते हैं ना मैचिंग, ठीक है, क्रॉस मैचिंग। सो बेसिकली दिस इज क्रॉस मैचिंग। ब्लड की क्रॉस मैचिंग कराते हैं जी। यस मैम। कैसे कराते हैं? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस मैचिंग कराते हैं जी। क्रॉस मैचिंग का क्या मतलब होता है? प्लीज एनीवन। अच्छा, बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ने तो रिएक्ट करना है, ये तो नोन है हमें, इसमें उसके लिए क्रॉस मैच करा के उसको क्यों एग्लूटिनेशन करवाएंगे जी? मैम जो ब्लड दे रहे होते हैं ना जिसको, हम उसकी क्रॉस मैचिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव कैसे, का पेशेंट किससे? हाँ, तो किस ब्लड तो से कराते हैं उसकी? किससे कराते हैं? बी मैम के साथ सेम या ब्लड ग्रुप से। या सेम ब्लड ग्रुप से? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तो ऑब्वियसली वो बी पॉजिटिव ही होगा ना। तो हम बी पॉजिटिव ब्लड लेंगे लैब में, ठीक है, जो भी है, चाहे डोनर से मिला है चाहे हम ब्लड बैंक से ले आए, और हम इसको इसको रिएक्ट करवा के देखते हैं कि ये ब्लड इसके अंदर जाके रिएक्शन तो नहीं करेगा। ऐसे ही है ना? तो कैसे चेक करते हैं क्रॉस मैचिंग कैसे होती है? हम क्या करते हैं, जिस पेशेंट को ब्लड देना है उसका हम प्लाज्मा लेते हैं। उसका क्या लेते हैं? प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है। और जो जिसने ब्लड देना होता है, जो डोनर होता है, उसके आरबीसीज लेते हैं, ठीक है, सही है। और जो है बीच में जो है हम कोम्स रिएजेंट डालते हैं, यानी एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज, एक और एंटीबॉडीज डालते हैं, ठीक हो गया। अगर जो है पेशेंट के ब्लड में ये वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी जो कि इसके साथ रिएक्ट कर सकती हूँ, तो ये जो है एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ऐसे ब्लड को हम कहेंगे कि इसकी क्रॉस मैचिंग पॉजिटिव आई है, ये ब्लड हमने इसको डोनेट नहीं करना। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है, तो कुम्स नेगेटिव आएगा, तो ये ब्लड जो है हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्रॉस मैचिंग बहुत रेयर होता है कि क्रॉस मैचिंग पे एग्लूटिनेशन हो, लेकिन वी नो कि एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी से सीवियर रिएक्शन हो जाए, इसलिए हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट ग्रुप कोम्स टेस्ट, ये क्या है? पेशेंट का प्लाज्मा है, ठीक है, ये पेशेंट का प्लाज्मा है, इसमें एंटीबॉडीज हैं, जरूरी नहीं है ये एंटीबॉडीज इस आरबीसी से रिएक्ट करें, ठीक है। और ये डोनर के आरबीसीज हैं, और हमने बीच में एक रिएजेंट डाला, ठीक है। वो रिएजेंट कब काम करेगा? वो भी एंटीबॉडीज हैं, वो कब काम करेगा? जब इसकी और इसकी मैचिंग हो जाएगी, तो बीच में वो उनको चिपकाने का काम करेगा। देखो ऐसे दिख रहे हैं, ये डोनर है, ठीक है, ये जो रेसिपिएंट है जिसको
मिलना है ब्लड, ठीक है। अगर ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट इसके हुई तो ये बीच में जो एंटी ग्लोबुलिन जो रिएजेंट है वो इनको चिपकाने का काम करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इसको कहेंगे कि ये क्लियर मैम। इनडायरेक्ट, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट होमोस्टेस पॉजिटिव है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट होमोस्टेस। हाँ, इनडायरेक्ट होमोस्टेस पॉजिटिव का मतलब है कि क्रॉस मैचिंग जो है उसमें रिएक्शन आया है, हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे ये वाला, ऑल्दो सेम ब्लड ग्रुप है मगर वी वोंट ट्राई टू ट्रांसफ्यूज दिस ब्लड टू द रेसिपिएंट, बट दिस इज इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में क्या होता है, हम पेशेंट के आरबीसीज लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, पेशेंट का प्लाज्मा लिया था। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज को डिटेक्ट करने के लिए। क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी जस्ट रिमेंबर ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज को डिटेक्ट करने के पेशेंट के आरबीसीज लेते हैं, ठीक है, और उसमें वही रिएजेंट डाल देते हैं, ठीक है। और ये रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली ग्लोबुलिन्स होती हैं, ठीक है। पेशेंट ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में होता क्या है कि पेशेंट के आरबीसीज दे आर कोटेड विद द एंटीबॉडीज, ठीक है, और जैसे ही हम डालते हैं तो उनमें एग्लूटिनेशन हो जाती है। अब इसमें हमने कोई रेसिपिएंट के आरबीसीज नहीं लिए, पेशेंट के अपने ही आरबीसीज थे, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट होमोस्टेस, मैम ठीक है। रेसिपिएंट तो खुद पेशेंट ही है ना? हाँ, इस सॉरी डोनर के आरबीसीज नहीं लिए, सॉरी डोनर के आरबीसीज नहीं लिए, ठीक है। सो डायरेक्ट होमोस्टेस पॉजिटिव, इसमें सिर्फ जो है जो पेशेंट है उसके आरबीसीज लिए बेसिकली हम करते हैं टू डायग्नोस के ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है कि नहीं। हमने पेशेंट के आरबीसीज लिए, उसको रिएजेंट में डाला जो कि रिएजेंट बेसिकली ग्लोबुलिन्स थी, ठीक है। अगर वो ग्लोबुलिन्स जो है आरबीसीज के साथ रिएक्ट कर जाएंगी तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट होमोस्टेस पॉजिटिव। अगर नहीं रिएक्ट करेंगी तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो हम कहेंगे डायरेक्ट होमोस्टेस नेगेटिव। ये किस लिए करें, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। ये किसका प्रोसीजर है इनडायरेक्ट, ये बेसिकली हम प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग करते हैं। नहीं, डायरेक्ट में सीरम नहीं लेते, सीरम हम जो है इनडायरेक्ट में लेते हैं, डायरेक्ट में सिर्फ आरबीसीज लेते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? समझ आया डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? एक बार देख लो, अगर नहीं फिर से देख लो इसको। मैम ये आरएच और एबीओ के अलावा एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। बेसिकली हाँ, क्योंकि आरएच और उसको करनी है उसके लिए तो हमारे पास सिंपल एंटी सीराज प्रेजेंट है ना बेटा। मैम डॉक्टर Okay? अफसा ने आज ये एक बात बताई इनडायरेक्ट थी। देखो, देखो मैं एक सॉरी मैं एक सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेशेंट को ब्लड दे रही हूँ, ठीक है, और मैं ना उसकी क्रॉस मैचिंग कर रही हूँ, बाय मिस्टेक मैंने किया क्या है कि ये बी पॉजिटिव पेशेंट था, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मेरी लेबलिंग भी गलत हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है ना, ह्यूमन एरर है ना, तो ये तो वैसे क्राइम है, हमें पता है कि इस पे तो मतलब ये कि हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है अगर हम पाकिस्तान में ना हो तो फॉर मैंने जो है ये इसको ए पॉजिटिव, मुझे नहीं पता था इसके ऊपर टैग यही लगा हुआ था बी पॉजिटिव का, लेकिन एक्चुअली ए पॉजिटिव था, मैंने किया और एक सीवियर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। सो इनडायरेक्ट होम टेस्ट इससे भी बचाता है ना आपको कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैचिंग की हुई है, तो जिससे क्या होगा कि चांसेस हैं कि रिएक्शन के चांसेस बहुत कम है ब्लड के, ठीक है। सो बेसिकली क्रॉस मैचिंग जो है वो सारी माइनर एंटीबॉडीज जो हमारे प्लाज्मा में होती हैं उनको सेव करने के लिए कि कोई उसमें से कोई हाइपर एंटीजेनिक एंटीबॉडी तो नहीं है कि जो अगर हम जैसे ही डोनर का ब्लड दें रेसिपिएंट को तो वो उसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। एंड एग्लूटिनेशन इज, अगर सीवियर एग्लूटिनेशन हो जाए तो वी नो कि इट्स डेंजरस, ठीक है। ये सारे जो आरबीसीज हैं ये हर जगह जाके फंसना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, रीनल शटडाउन हो सकता है, ठीक है ना, फेलियर हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, ठीक है। हाँ, आप पूछो। मैम जब आप करवाएंगी ना नॉर्मोसिटिक एनीमियास तो उसके अंदर जब हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमियास की बात करेंगे ना तो उसमें इसका रिलेशन थोड़ा समझा दीजिएगा। जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने कल कर लिया था जी।
मैम जब आरबीसीज लेंगे तो उसके अंदर कौन से रिएजेंट ऐड करेंगे? जब अग्लूटिनेशन होगी तो मीन के ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। जी, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट होम्स टेस्ट पॉजिटिव। इन्फ्रेंस क्या है? डायरेक्ट होम्स टेस्ट पॉजिटिव मींस के चांसेस हैं कि ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ओके थैंक्स। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, कल हमने ना शिस्टियोसाइट की बात की थी, कहाँ पे की थी हमने शिस्टियोसाइट की बात? जल्दी से मुझे बताओ तो, किस में मिले थे शिस्टियोसाइट्स हमें? हेमोलाइटिक एंजियोपैथिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमियास। हाँ, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, ठीक है, एचयूएस में, और दूसरा क्या था वो? टीटीपी में। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली शिस्टियोसाइट्स क्या है? दीज आर द फ्रेगमेंटेड आरबीसीज, ठीक है। और ये अभी हम बात करेंगे, ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस को शो करते हैं, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आया था, इसको हेलमेट सेल भी बोलते हैं। दीज आर द फ्रेगमेंटेड आरबीसीज, यानी आरबीसीज जब वेसल से गुजर रहे हैं तो उनको कोई मैकेनिकल ट्रॉमा मिल रहा है, ठीक है। वो मैकेनिकल ट्रॉमा चाहे किसी जो है उसको इसलिए मिल रहा है कि प्रोस्थेटिक वेल्व लगे हुए हैं, या फिर जो डीआईसी हो गया है, या टीटीपी हो गया है, या एचयूएस हो गया है, या हेल्प सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथी हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से तो ये आरबीसी टूटेंगे तो हमें ब्लड में हेलमेट सेल मिलेंगे। स्फेरोसाइट्स का मिलते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइट्स में, ठीक है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइट्स में होता क्या है कि जो साइटोस्केलेटन होता है, हमने देखा है आरबीसी को बायोकॉन्केव होना चाहिए। स्फेरिकल आरबीसी दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो व्हाट इज हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस? कि उनका जो साइटोस्केलेटन है, जिसने इस तरह की बिल्डिंग बनाई थी कि वो बायोकॉन्केव डिश शेप है, उसमें प्रॉब्लम है, यानी स्पेक्ट्रिन और एंकरिन में प्रॉब्लम है, जिसने उसको बायोकॉन्केव डिश शेप दिया था। तो ये स्फेरिकल हो गए। जब ये स्फेरिकल हो जाएंगे, ठीक है, तो इनका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया, क्योंकि हमने कहा था ना बायोकॉन्केव है तो सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। दूसरा क्या होगा कि जब ये छोटी स्पेसेस से गुजरेंगे तो वहां पे फंस जाएंगे, डायबिटीज नहीं हो सकेगी इनकी, देखे ना, चेंज देयर शेप, तो वहां पे ये रप्चर हो जाएंगे स्फेरोसाइट्स, ठीक है। सिकल सेल, सिकल के शेप के, सिकल मीन्स द क्रिसेंट मून शेप, ठीक है। और ये कब प्रोनाउंस होंगे? जब लो ऑक्सीजन टेंशन होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हावल जॉली बॉडीज, ये कब मिलेंगी? जब स्प्लीन डैमेज होती है, किसी की स्प्लीन नहीं होती, ठीक है। फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया हो, यानी कि स्प्लीन काम नहीं करी, जैसे सिकल सेल डिजीज में होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आरबीसीज के अंदर जो जो रेमनेंट था ना, राइबोसोमल रेमनेंट थे, जब वो निकले थे एज अ रेटिकुलोसाइट, वो मैंने आपको बताया था, वो रेमनेंट स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस रिमूव करते हैं। अगर वो रिमूव नहीं करेंगे, वो रेमनेंट रह जाएगा, तो उसको हम कहते हैं हावल जॉली बॉडीज। क्लियर है ये चीज? क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद एक और है हैंड्स बॉडीज, ठीक है। हैंड्स बॉडीज क्या होती हैं? जब ये एचएमपी शंट का प्रॉब्लम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यस दीज आर ओल्ड सेल्स, मतलब मैं नहीं समझी, ओल्ड सेल्स का क्या मतलब है? कि दे आर शोइंग के हवल जो मैंने पढ़ा है बेटा हवल जॉइंट बॉडी का, वो ये है कि एस्पीनिया में ये नए सेल्स होते हैं जो बेसोफिलिक, जिनमें रेमनेंट रह जाता है अगर द स्प्लीन मैक्रोफेजेस दे आर नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। चाहे स्प्लीनेक्टमी हुई हुई है पेशेंट की, या फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिमिया हुआ है, जो कि सिकल सेल डिजीज में हो जाता है। ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है ना सिकल सेल के पेशेंट की, तो उसमें मिलती हैं। हैंड्स बॉडीज जो है, ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में मिलती हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में क्या होगा? एचएमपी शंट काम नहीं करेगा। एचएमपी शंट नहीं काम करेगा तो क्या होगा? जो फेरस आयरन था वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, अब वो चेंज नहीं हो पा रहा फिर से, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसको चेंज कर रहे थे ना। जो फेरस वाला आयरन फेरिक में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, उसको एचएमपी शंट वापस से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, जब तक कि उसका लाइफ स्पैन है। अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी या पार्शियल डेफिशिएंसी है, जो भी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये हीमोग्लोबिन जो है, इसमें आयरन जो है वो फेरिक है, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इन अ फॉर्म ऑफ ये जो है पिगमेंटेशन शो होगा, दिस इज कॉल्ड द हैंड्स बॉडी। तो बेसिकली ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन है जो कि प्रेसिपिटेट हो गया। क्लियर है?
अच्छा, बिफोर गोइंग टू एनीमियाज, हमारे पास टाइम कितना है? 1 सेकेंड, इसमें 6 मिनट है। 1 सेकेंड, मैं आपको पहले बताना, एनीमियाज तो हम पूरा डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में। मुझे जो आपको एक चीज बतानी है, आई थिंक सो कि इसमें वो है। अच्छा जी, मैं आपको जो बताना चाह रही थी एक चीज, कि डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसीज, ठीक है, ये जो है ना, किस फेज में आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं, किसी को आइडिया है किस वीक में कहाँ बन रहे होते हैं आरबीसीज? मैम स्टार्ट में योग सेक में। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड उसके बाद ट्राइमेस्टर स्प्लीन में, स्प्लीन सेकंड ट्राइमेस्टर लिवर में बनते हैं और फिर उसके बाद बोन मैरो में बनते हैं, फिर ओके। स्प्लीन में। अच्छा, सबसे मतलब ये कि जो है कहाँ कहाँ बन रहे हैं, बेसिकली लिवर में भी बन रहे हैं, स्प्लीन में भी बन रहे हैं, बोन मैरो में भी बन रहे हैं, और योग सेक में भी बन रहे हैं, ठीक है, लिम्फ नोड। ऐसे ही है। फर्स्ट पेज मैं फर्स्ट मैं पेज एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट है ये, हमने वो स्विचिंग ओवर और वो सारी चीजें छोड़ दी हैं, अगर इसमें है तो। आई थिंक इस वाली उसमें गिवन नहीं है। मैम ऊपर अच्छा, ये फर्स्ट है ऊपर में है। जी मैम। एम्ब्रियोलॉजी में लिखा हुआ है। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक हो गया सर, ये इम्पोर्टेंट है ना, हमने ये पूरा पोर्शन छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है, ये आपको याद रखना है वीक्स, ठीक है। सबसे पहले योग सेक है, उसके बाद लिवर में बर्थ तक, ठीक है, फिर स्प्लीन है और बोन मैरो है। अच्छा, अब जब हम मदर के वोम में थे, जब हमने जो है डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो हमारे पास गावा और एप्सिलॉन जो है एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन चेन थी, जो कि थोड़े ही अरसे में, अगर हम देखें ना, अर्ली वीक्स के अंदर ही, ठीक है, ग्वावा और एप्सिलॉन चेन थी, अर्ली वीक्स के अंदर ही जो है ये खत्म हो गई, और उसके बाद जो है नेचर ने हमें फीटल हीमोग्लोबिन दी। फीटल हीमोग्लोबिन क्या थी? 2 अल्फा और 2 गामा, ठीक है। और ये 2 अल्फा और 2 गामा जो थी, अगर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वी नीड द गामा चेन, ठीक है, व्हाई द नेचर हैज अब देखो, ये स्विचिंग ओवर ऑफ जीन्स है, ये बात समझ में आती है ना। यानी जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक फीटल हीमोग्लोबिन की जो गामा चेन होती है वो स्विच ऑफ हो जाती है, और हमारी बीटा चेन स्विच ऑन होती है। स्विचिंग ऑफ है ना ये जीन्स की, ठीक है। तो क्यों होता है? रीजन ये होता है कि देखो, प्लेसेंटा से जो बेबी ने ब्लड लेना है, ठीक है, अगर यहाँ भी हीमोग्लोबिन ए है और यहाँ भी हीमोग्लोबिन ए है, ठीक है, तो क्या ये हीमोग्लोबिन ए इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले पाएगा? ये भी नो सेम मैम। पोटेंसी का है, ये भी सेम ले पाएगा। तो नो बेबी का मैम, हीमोग्लोबिन को कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्ट्रॉन्गर ना, यस मोर ठीक है, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर। तो नेचर ने क्या किया हमें, जब हम माँ के पेट में थे तो क्या किया, हमें फीटल हीमोग्लोबिन दिया। फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम ए इज हायर, तो वो ए से ऑक्सीजन ले लेता है। अब थैलेसीमिया कैसे होता है? जब हम बॉर्न हो गए तो ये जीन स्विच ऑफ हो गई, अब बीटा को ऑन होना था। अगर बीटा खराब है बच्चे की, तो वो बच्चा फिर थैलेसीमिया से सफर करता है, बीटा थैलेसीमिया से। बात समझ में आई? तो क्या है, हीमोग्लोबिन एफ की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके पास 2,3-DPG कम होता है, ठीक है। और ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम उनको बाद में मैं फिर हम जब रेस्पिरेशन रिवाइज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन जो है ए से ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज द की पॉइंट है। क्लियर हो गया ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक ये हो गया। अमेरिका में हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और हम रीजॉइन करते हैं फॉर एनीमियाज स्पेशली, ठीक है। मैं यहाँ एंड करी हूँ मीटिंग, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग